हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज रोटेशनल मोशन। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं। इस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक कंप्लीट करते हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जेई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रोटेशनल मोशन के ऊपर 2021 में, जेई मेंस 2021 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोटेशनल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। डरने की कोई बात नहीं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो देख लो। उसी तरह के पैटर्न में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जेई मेंस की अगर हम लोग बात करें तो पैटर्न बहुत बार रिपीटेटिव होता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, किस किस कौन कौन से फॉर्मूले से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। उसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलो यार, इसी नोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। तो दो स्फीयर हम लोग यहां पर देख सकते हैं और दोनों का मास दिया हुआ है हमें 1.5 kg। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1.5 kg। दो स्फीयर्स है हमारे पास में एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो हमेशा ध्यान रखो कि यूनिट को कन्वर्ट कर लो, हमेशा यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। बहुत बार इसी में लोग फंस जाते हैं, सब कुछ सही करते हैं, यूनिट कन्वर्जन में फंस जाते हैं। और 50 यहां पर तुम r = 50 लेके कर लो और क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। और एक ऑप्शन उसी तरह का कुछ रखा हुआ रहता है जो तुम्हें चाहता है कि इस तरह की तुम गलती कर लो। ओके, तो प्रैक्टिस रखो कि हमेशा इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो इसकी जो रेडियस दी हुई है ये स्मॉल r से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, दिस इज 0.5 मीटर। ओके, तो इसकी भी रेडियस उतनी होगी, इसकी भी रेडियस r है, दैट इज 0.5 मीटर एट द एंड ऑफ द लाइट रॉड। ठीक है, एक लाइट रॉड से इस तरह से ये दोनों कनेक्टेड हैं, इस तरह से दोनों एक लाइट रॉड से इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स इज 5 मीटर। अब यहां इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये हमें 5 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहां से लिख लेते हैं दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। अच्छा, आइडेंटिकली दोनों जो स्फीयर्स हैं वो इस तरह से लोकेटेड हैं कि यहां पर एक एक्सिस है। आगे बोला गया, देखो आगे क्वेश्चन लिखा गया, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो एक एक्सिस यहां से हम लोग देख सकते हैं, दिस इज और एक्सिस, इसके मिड पॉइंट से इस तरह से एक एक्सिस पास होता है। ठीक है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली। ओके, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट जैसे ही बोला गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस डिस्टेंस इज 2.5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2.5 मीटर, टोटल 5 मीटर है। तो ये इंडिविजुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। ठीक है, इतनी छोटी सी बात तो हमें समझ में आती है। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस दिया हुआ है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का, है ना। तो आइडेंटिकल है दोनों जो स्फीयर्स हैं, ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं इस एक्सिस से। तो हम लोग एक काम करेंगे, एक स्फीयर का सबसे पहले एक सिंगल स्फीयर के लिए हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको फिर 2 टाइम्स ले लेंगे तो दूसरे स्फीयर्स का भी कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों को जोड़ रहे हैं बेसिकली, हम लोग एक स्फीयर का कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरे स्फीयर का, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है ना। तो हम लोग एक का निकाल के उसको दोगुना कर दें या दोनों का मिला के जोड़ दे तब भी वो दोगुना ही हो रहा है ना। तो एक सिंगल स्फीयर का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? ओके, तो अब इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखते हैं, आई अबाउट एनी एक्सिस दैट इज बेसिकली आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। अब ये आईसीएम क्या है, देखो किसी भी एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या है, देखो एक स्फीयर है और एक एक्सिस है। ठीक है, पहले एक स्फीयर की हम लोग बात करें, सिंगल स्फीयर, एक स्फीयर है, ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट मींस हमें सपोज इसकी रेडियस आर दी हुई है, तो सबसे पहले इसके सेंटर के अबाउट, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बेसिकली इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें आईसीएम निकालना है, आई अबाउट इट्स सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इस एक्सिस से इसका जो सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो सपोज कैपिटल आर है ना। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस इसका मास अगर m है तो दिस m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ये तो बेसिक सा फॉर्मूला, ये हमको पता ही होता है।
तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर वही करने वाले हैं, ठीक है। आई अबाउट एक्सिस फॉर अ सिंगल स्फीयर के लिए, तो आईसीएम कितना हो जाता है, एक सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, 2/5 mr²। ये बात सबको समझ में, mr², इसका आर स्मॉल आर है ना, ये देखो इसमें स्मॉल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो 2/5 mr² हो गया, प्लस एम मास लिया। अब आर स्क्वायर मतलब एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ मास है उसकी डिस्टेंस एक्सिस से, वो कितना है, वो बेसिकली यहां पर 2.5 लिया हुआ है। चलो इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया जाए तो 2/5, मास देखो कितना दिया हुआ है हमें, 1.5 kg। 1.5 को मैं 3/2 लिखूंगा ना, लिख सकता हूं 3/2, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर, प्लस अगेन मास इज 1.5, दैट मींस 3/2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, क्या है डिस्टेंस कितना है इसका एक्सिस से, 2.5, देखो 2.5 यहां से सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 स्क्वायर। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये बचा 3/5 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, 5 जो 25, इस हिसाब से 0.25, और ये बन जाएगा 3/2 इंटू ये 25 इंटू 25, 625 हो गया, और एक डॉट यहां पर लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ओके। अब यहां से इस इक्वेशन को देखो, ये दिस इज अबाउट दिस इज फॉर अ सिंगल हमारे पास में सिंगल स्फीयर के लिए। अब दो स्फीयर हमारे पास में, तो आई जो नेट हो जाएगा अबाउट एक्सिस, आई अबाउट एक्सिस, ठीक है, इसको मैं एक आई एक्सिस लिखता हूँ, आई लिखता हूँ सिंपल, आई नेट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म, और 2 टाइम्स मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमें दो स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ये देखो 0.5 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 0.5 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, 0.05 टाइम्स में कटेगा, 0.05, ठीक है, 5 जो 25, तो ये बन जाएगा 0.15 बनेगा ये, तो ये 0.15 बन गया, प्लस ये वाला टर्म कितना कितना हो जाएगा, चलो इसको इसी टर्म में रखने देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया, 3 5 जो 15, 5 2, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15, 1 3 2 जो 6 1 7, क्या ना, 3 5 जो 15, 1 3 2 जो 6 1 7, 3 6 जो 18.75 आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज नथिंग बट 0.3 प्लस ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 18.75, यही आना चाहिए। एंड इसका जो यूनिट है दैट विल बी केजी मीटर स्क्वायर, ये हमें पता है, एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, एम का केजी, और ये बन जाएगा 19.05 केजी मीटर स्क्वायर। तो आई जो एक्सिस के अबाउट है, आई नेट बोल दो, या आई अबाउट एक्सिस जो है, दिस इज आई एक्सिस और आई नेट जो भी है, दिस इज 19.05 केजी मीटर स्क्वायर। तो जो करेक्ट आंसर हमारे पास में दिख रहा है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, टू डिस्क्स have moment of inertia I1 and I2 about their respective axis perpendicular to the plane and passing through the center। दो डिस्क है, ठीक है, जो डिस्क है इस तरह से दो डिस्क हम लोग बना लेते हैं, have moment of inertia I1 and I2, एक का moment of inertia I1 है, दूसरे का I2 है, about respective axis, इस जो कि perpendicular to the plane और passing through its center है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, है ना, ये इसकी एक्सिस हो गई, और इस डिस्क की, इस वाले डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I1 अबाउट दिस एक्सिस, और इस वाले डिस्क नंबर 2 है, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I2 अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर है, ओके। दे आर रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड्स ω1 एंड ω2। इसकी एंगुलर स्पीड कितनी दी हुई है, ω1, और इसकी एंगुलर स्पीड दी हुई है ω2, एंड आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस विथ देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोएक्सियल। अब इसको कैसे कैसे कांटेक्ट में लाया गया, देखो, अब दोनों जो डिस्क है ना, दोनों डिस्क को इस तरह से लाके इस तरह से रख दिया गया है, दोनों सेपरेटली इस तरह से घूम रहे थे, है ना, अब दोनों डिस्क को इस तरह से लाके रख दिया गया है, ठीक है, दोनों पहले इंडिविजुअली इस तरह से घूम रहे थे, ठीक है, सपोज हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, या फिर किसी एक्सिस, मैं हॉरिजॉन्टल मान रहा हूं, इस तरह से घूम रहा, इस तरह से घूम रहा था, इस तरह से घूम रहा था, दूसरा भी इस तरह से घूम रहा था, ठीक है, दोनों इस तरह से घूम रहे थे, दोनों को आपस में लाके इस तरह से चिपका दिया गया, है ना। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डिस्क ऐसा ले आया गया, और दूसरा डिस्क भी इसके ऊपर इस तरह से
इस तरह से चिपका दिया दोनों को, और दोनों का एक्सिस इस तरह से अभी भी इस तरह से परपेंडिकुलर रखा गया इससे, है ना। तो अभी इस जो नए वाले एक्सिस है इसके अबाउट जो पहले वाला डिस्क है, सपोज ये मैं डिस्क नंबर 1 बोलता हूं एंड दिस इज माय डिस्क नंबर 2, अभी इस तरह से हमने रख दिया डिस्क नंबर 1 और डिस्क नंबर 2, है ना। तो अब हमें बताना है द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से हमने अगर इसको रखा तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये जो दोनों डिस्क हैं, ठीक है, इनके बीच का इंटरनल कुछ फ्रिक्शन लगेगा और फाइनली दोनों एक ओमेगा के साथ घूमने लगेंगे, ठीक है, एक लेवल पे आएंगे, फिर उसके बाद एक ही ओमेगा से दोनों घूमने लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये ओमेगा निकाल लें तो हम लोग निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। अब ये ओमेगा हम लोग कैसे निकालें, तो एक चीज देखो, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं अबाउट 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 दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, अबाउट एक्सिस अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, नो एक्सटर्नल टॉर्क, इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है अबाउट दिस एक्सिस, नो एक्सटर्नल टॉर्क। अब अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है किसी एक्सिस के अबाउट या भी किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट के अबाउट या उस एक्सिस के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एक्सिस, ठीक है, जो पहले ये वाली एक्सिस थी, ये वाली दूसरे की ये एक्सिस थी, और अभी दोनों की कॉमन एक्सिस ये वाली होगी, तो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के बहुत कंजर्व बोल सकते हैं हम लोग। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, देखो पहले का मोमेंटम कितना है I1 ओमेगा 1 इनिशियल, दूसरे का कितना है I2 ओमेगा 2, फाइनली दोनों एक ही एक्सिस के बाद घूम रहे हैं और वो एक्सिस उसी तरह से परपेंडिकुलर है, तो I1 प्लस I2 इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा और इसकी जो एंगुलर स्पीड हो जाएगी दैट इज ओमेगा। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गया, और यहां से हम लोग ओमेगा कितना लिख सकते हैं, देखो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, ये ओमेगा 2 हो गया, डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, ये हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं इस तरह से। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिखना है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम लोग बहुत सिंपल से लिख सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ दैट इज के इनिशियल माइनस के फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, देखो हाफ इंटू हाफ, में सबसे चलो ऐसे ही लिखते हैं, हाफ इंटू I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर पहले वाले की, प्लस दूसरे वाले की हाफ इंटू I2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। फाइनली कितना हो गया वो हमें माइनस करना है, हम लोग फाइनली बोलेंगे हाफ इंटू इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई I1 प्लस I2 लिखेंगे यहां पर, इंटू ओमेगा, फाइनली ये ओमेगा से दोनों रोटेट कर रहे हैं ना, ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को यहां से पुट करनी है, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से ओमेगा की वैल्यू उठा के काइनेटिक एनर्जी इस वाले में डाल दो, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, बहुत इजीली। यहां पर स्पेस की कमी है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका आंसर आता हुआ दिख जाएगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है द सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड मास m हैज रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ के बारे में बताया गया हमें, लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर लिख सकता हूं मैं, हैज मास ऑफ m, कैपिटल M इसकी मास है, और रेडियस इसकी दी हुई है, ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r इज गिवन एज 0.2 मीटर, सब मैं ऐसा यूनिट में लिख रहा हूं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस CD के अबाउट जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICD विच इज पैरेलल टू AB, है ना, इज गिवन एज 2.7, तो I अबाउट CD यहां पर दिया हुआ है 2.7 kg मीटर स्क्वायर। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सवाल, कौन सा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, देखो I अबाउट एनी एक्सिस दैट इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, और ये जो r है ये क्या हो जाता है ये हो जाता है r जो है दैट इज दूरी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दैट एक्सिस, ठीक है, और वो जो एक्सिस है दैट शुड बी पैरेलल, इसलिए हम लोग इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि I अबाउट CD दैट इज बेसिकली I अबाउट AB, है ना, I अबाउट AB जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना, जो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमें पता है दैट इज mr स्क्वायर बाय 2,
सॉलिड सिलेंडर है, mr²/2 IAB प्लस mr²। अब इसमें r क्या है, दूरी क्या है, CD की दूरी कितना है, AB से जो पैरेलल दूरी जो है वो कितनी है CD की AB के साथ, दैट इज l/2। देखो दिस डिस्टेंस, दिस इज l/2, तो l/2 दैट इज r हियर, l/2 का स्क्वायर, ठीक है। IAB इज क्या, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास से पार होती हुई जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यही तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, यही तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सवाल है। अच्छा, ICD हमें दिया हुआ है 2.7 ये हमें दिया हुआ है। I अबाउट AB, I अबाउट के AB क्या हो जाएगा, mr², m इंटू r² डिवाइडेड बाई 2। सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, ये अगर हॉलो होता तो mr² हो जाता, रिंग टाइप का केस हो जाता। ये क्योंकि सॉलिड है, ये डिस्क टाइप का केस है, यहाँ पर r²/2 mr²/2 आ जाएगा, ये हमको पता है, दैट इंटू ml² दैट इज ml²/2, ऐसे ही लिखो इसी फॉर्मेट में, ठीक है, इजी होगा, ml²/2। ओके, सो दिस 2.7 दैट इज इक्वल टू, m की वैल्यू हमें निकालनी है, m इंटू r²/2। देखो यहाँ से r²/2 कितना हो जाएगा, r²/2, तो दैट इज 0.2 का स्क्वायर दैट इज 0.04, 0.2 का स्क्वायर दैट इज 0.04 डिवाइडेड बाई 2 प्लस l/2 का स्क्वायर, तो l इज व्हाट 0.8, तो l/2 कितना हो गया 0.4, 0.4 का स्क्वायर कितना हो गया 0.16। तो ये जो चीज है ये हमारे पास में कितना बन जा रहा है 2.7 दैट इज इक्वल टू m इंटू 0.02 प्लस 0.16, और ये बन गया 16×2=18, m बराबर 2.7 डिवाइडेड बाई 0.18, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 15 kg। देखो यहां से ये 15 kg आ गई, मास आ गई हमारे पास, वॉल्यूम हमें पता है, हम लोग इसका डेंसिटी नहीं निकाल सकते, हम लोग बोलते हैं ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी रो, है ना। तो मास इसके पास हमारे पास में दिया है 15 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाता है, एक सिलेंडर का वैल्यू हो जाएगा पाई इंटू r² इंटू h, जो हाइट है इसकी दैट इज l। r हमें पता है, पाई पता है, l पता है, सब कुछ पता है, ये डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई पाई इंटू r², r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2², है ना, 0.2² इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 0.8। ये कैलकुलेट करो तो जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में है दैट इज डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1.49 इंटू 10⁻²। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन का सवाल है। इसमें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r। तो इस तरह का एक हमारे पास में सर्कुलर डिस्क है और जिसका मास दिया हुआ है कैपिटल M एंड रेडियस r अबाउट XY एक्सिस एंड Z एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। तो ये Z एक्सिस यहाँ से इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दिस इज Z एक्सिस, और इसमें दो और एक्सिस है, दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस। तो XY जो है वो डिस्क के प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में है, और Z एक्सिस जो है उस डिस्क के परपेंडिकुलर प्लेन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो Z इज परपेंडिकुलर टू दिस द प्लेन ऑफ दिस डिस्क एंड XY इज इन प्लेन विद दिस डिस्क, ओके। सो इस तरह से हमारे पास में XYZ एक्सिस है यहाँ पे। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्या बोला गया है, अबाउट एक्सिस XYZ which is perpendicular to plane were found to be IX, IY and IZ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला IX, IY और IZ, ठीक है। तीनों एक्सिस के अबाउट इस तरह से हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द रेस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ जायरेशन अबाउट ऑल थ्री एक्सिस विल बी सेम। तो ऐसा पूछा गया है, क्या ये सही है या गलत। तो देखो ये यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं, लिख देता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो दो एक्सिस थ्योरम जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम, इसमें हम लोग देख सकते हैं क्योंकि डिस्क के प्लेन में रखा हुआ है तो एक्स और वाई एक्सिस डिस्क के प्लेन में है, तो हम लोग बोलेंगे ना IX प्लस IY मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी प्लेन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के अबाउट लिखे उसको हम लोगों ने अगर जोड़ते हैं दैट इज इक्वल टू IZ जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। IX प्लस IY दैट विल बी इक्वल टू IZ, ठीक है। ये हमारे पास में कंडीशन है। अच्छा, इसमें रेडियाई ऑफ जायरेशन के बारे में पूछा है,
तो रेडियाई ऑफ जायरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो आई दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हम लोग बोलेंगे, तो दिस के विल बी माई रेडियस ऑफ जायरेशन। इस तरह से हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन को डिफाइन करते हैं ना। तो यहां पर अगर हम लोग एक्स एक्सिस में इसकी जो रेडियस ऑफ जायरेशन है इसको अगर के एक्स बोल देते हैं, ठीक है, तो m इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग बोलेंगे के वाई इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन, जेड एक्सिस के अबाउट हम लोग बोल देंगे के जेड स्क्वायर। तो यहां से देखो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में एक रिलेशन आता है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को देख के हम लोग साफ साफ बता सकते हैं कि जो पहला असर्शन है दैट इज रॉन्ग, असर्शन जो दिया हुआ है दैट इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये बोल रहा है कि तीनों सेम है, तो तीनों क्या सेम हो सकता है, के एक्स के वाई के जेड, तो सेम नहीं हो सकते, ऑल थ्री कैन नॉट बी सेम, के एक्स के वाई के जेड कैन नॉट बी सेम साइमल्टेनियसली, के एक्स के वाई एंड के जेड कैन नॉट बी सेम, कांट बी सेम साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ तीनों सेम नहीं हो सकते, तीनों को तीनों एक वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो असर्शन तो इसमें रॉन्ग हो गया, तो हमें सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाता है। ए इज नॉट करेक्ट, असर्शन इज नॉट करेक्ट, बट आर इज करेक्ट। अब आर देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, रीजन में क्या दिया हुआ है, अ रिजिड बॉडी मेकिंग रोटेशनल मोशन हैज फिक्स्ड मास एंड शेप, ठीक है, तो ये तो रिजिड बॉडी की परिभाषा लिख दी कि वो अपना शेप और वो मास चेंज नहीं करेगा, तो ये रिजिड बॉडी की परिभाषा है, तो इसमें तो कोई दो बात वाली बात नहीं, ये सही है, लेकिन असर्शन इनकरेक्ट हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया, और इसका एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं है, मतलब कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, असर्शन सीधा सीधा रॉन्ग हो गया, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज बी। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कंसिडर अ सिचुएशन इन विच अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर रोल डाउन ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन, सेम इंक्लाइन प्लेन है जिसमें रोल किया जाता है रिंग को, सॉलिड सिलेंडर को और एक सॉलिड स्फीयर को। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन है हमारे पास में, विदाउट स्लिपिंग बोला गया, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन है। और जो रिजिड बॉडी है, कौन कौन सी रिजिड बॉडी है हमारे पास में, पहला है रिंग, है ना, दूसरा रिजिड बॉडी हमें दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर, लिख लेते हैं इसको सॉलिड सिलेंडर, और तीसरा है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। एज्यूम दैट दे स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम रेस्ट, v इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है, एंड हैविंग आइडेंटिकल डायमीटर, दैट मींस आइडेंटिकल डायमीटर, सबकी रेडियस भी सेम होगी, डायमीटर सेम है तो रेडियस सेम, तो रिंग का भी रेडियस आर है, सॉलिड सिलेंडर का भी रेडियस आर है, और सॉलिड स्फीयर का भी रेडियस आर है, द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटी, जब वो नीचे पहुंचे, जब वो इंक्लाइंड के नीचे पहुंचे तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटी किसकी होगी, इसके बारे में एबीसीडी ऑप्शन है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ना, पता है कि नहीं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, हम लोग लिखते हैं इसको, है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है। सॉलिड सिलेंडर मतलब एक डिस्क टाइप का इसका हो गया, है ना, केस डिस्क टाइप का केस हो गया, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, सबका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सिस, रिंग का आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिखते हैं, सॉलिड स्फीयर की 2/5 एम आर स्क्वायर। तो देखो इसको अगर थोड़े हम लोग अच्छे तरीके से लिख समझने के लिए, रिंग का तो एम आर स्क्वायर है, सॉलिड सिलेंडर का हमने कितना लिखा है, एम आर स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ना 0.5 एम आर स्क्वायर, कंपेरिजन करने के लिए, है ना। सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, दैट मीन्स 0.4 एम आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इस तरह का सिचुएशन है। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सबसे ज्यादा है, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है ना, ये चीज इसमें से ध्यान दो। अब हम लोग कंडीशन लेंगे, हम लोग एक जनरल कंडीशन लेके चलते हैं, है ना, एक जनरल कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। सपोज ये मेरे पास में एक जनरल कोई से भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिंग भी समझ लो, या फिर सॉलिड स्फीयर भी है, या फिर सॉलिड सिलेंडर भी है, कोई सा भी एक जनरल हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं जिसका रेडियस आर है। ये एक जनरल रिजिड बॉडी है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रही है, रिंग, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर। तो जनरल केस के लिए हम लोग इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेके चलेंगे, है ना, सबकी रेडियस तो आर दी हुई है, और इसकी मास हम लोग एम लेके चलेंगे, ठीक है, एक जनरल हम लोग रिजिड बॉडी ले लिया। अब आई के टर्म्स में हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन सी रिजिड बॉडी की वेलोसिटी जब वो यहां पर पहुंचेगा, ये रिजिड बॉडी जब यहां पर पहुंचेगा तो कौन सी रिजिड बॉडी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, वही तो पूछ रहा है, वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा है या सबसे कम है, उसके टर्म्स में आंसर हमें बताना है ना। तो अभी ये चीज हम लोग कैसे निकालें, देखो कंडीशन हमें क्या दी हुई है, कंडीशन हमें दी हुई है रोलिंग की, प्योर रोलिंग की कंडीशन है।
प्योर रोलिंग की कंडीशन है। प्योर रोलिंग की कंडीशन में हमें दो चीजें पता है कि देखो, एक चीज तो सबको ही को पता रहता है कि इस तरह के सिचुएशन अगर दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास में v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये एक रिलेशन है। अगर इसके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है और ये ओमेगा से इस तरह से घूम रहा है ना, ओमेगा से इस तरह से घूम रहा है और इसकी रेडियस r है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर, एक हमारे पास में ये रिलेशन होता है। अच्छा, दूसरा और एक चीज, इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर प्योर रोलिंग की कंडीशन है, दैट मीन्स फ्रिक्शन का कोई भी इसमें वर्क डन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन यहां से यहां तक पहुंचने में, ये मान लो इनिशियल पोजीशन है, ये, और ये फाइनल पोजीशन है, यहां तक पहुंचने में जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, उसमें वर्क डन में किसका रोल आएगा? सिर्फ ग्रेविटी ने वर्क डन किया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ओनली आएगा यहां पर, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ आने वाला है, फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस हम लोग यहां पर यही इक्वेशन लगाना है, क्योंकि फ्रिक्शन का इसमें कोई वर्क डन नहीं है। सपोज ये एंगल इंक्लाइंड एंगल थीटा है और ये हाइट हमें सपोज हम लोगों ने h ले रखी है, इंक्लाइंड एंगल की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने इस तरह से सिचुएशन ले रखा है, h हाइट की इंक्लाइंड प्लेन है, सेम इंक्लाइंड प्लेन हमें तीनों रिजिड बॉडी के लिए कंसिडर करनी है। तो ये हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। स्लिपिंग की कंडीशन नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ पे नहीं है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ? ग्रेविटी का वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं यहां से mgh, है ना। और इनिशियली ये रेस्ट पे है, दिस इज एट रेस्ट, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 है। तो फाइनली इसके पास, सपोज इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v है और इसके पास ओमेगा है। इनिशियली तो इसके पास कुछ भी नहीं है ना, इनिशियली ये v0 है, इनिशियल कंडीशन ये है, और फाइनली इसके पास b और ओमेगा है सपोज। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है फाइनली? इनिशियली इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनली इसके पास, फाइनल कंडीशन में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हम लोग लेके चल रहे हैं, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी लेके चल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी है? तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखो दो चीज की वजह से आएगी, एक तो घूमने की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में ऐसा लिख देता हूं थोड़ा समझने के लिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, mgh दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ये तो हमें सबको पता है, दिस इज हाफ mv², सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसकी v है, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हम लोग लिखेंगे इसको हाफ ICM, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी जो I होगी, हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं I ही लिखता हूं, ठीक है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो ओमेगा है, हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये चीज यहां लिख देते हैं, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू mgh, ओके। अब ये 2 इधर अगर हम लोग ले जाएं और इसको हम लोग सोल्व करें, तो दिस इज 2 mgh दैट इज इक्वल टू m, अगर हम लोग यहां से कॉमन निकाल दें, v स्क्वायर कॉमन निकाल दें यहां से, बेसिकली v स्क्वायर हमें v निकालना है ना, तो v स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन निकाल दें तो ये बच जाता है m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ये बच जाएगा। और यहां से हम लोग देखें तो जो हमारे पास में v स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब वेलोसिटी किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? बाकी सारे चीज सेम है, देखो m सबके लिए सेम है, तीनों रिजिड बॉडी के लिए m g h सब कुछ सेम है, ये m सेम है, I सबके लिए बस डिफर कर रहा है। तो जिसकी I जिसके लिए ज्यादा उसके लिए v कम, ठीक है, जिसकी I सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे कम इस पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे। तो सबसे ज्यादा I किसका है? सबसे ज्यादा I रिंग के है, तो रिंग की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सबसे कम, ओके। और जिसकी I सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो I किसकी सबसे कम है? I सबसे कम है देखो 0.4 mr स्क्वायर सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर की I सबसे कम मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी सबसे ज्यादा, इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से। तो यहां से हमें दिख रहा है जो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, द स्फीयर हैज द ग्रेटेस्ट एंड रिंग हैज द लीस्ट वेलोसिटी, इनवर्स रिलेशन है I का, इसलिए ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, जो कि हमें निकालना है। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है अ बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर, रोलिंग की कंडीशन हम लोग यहां पर लगाएंगे, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50% ऑफ इट्स ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। जैसा हम लोग लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन दैट इज इक्वल टू 50%, दैट मीन्स हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। 50% मतलब आधा हो गया ना। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 50%। ओके, तो अगर हम लोग इस तरह का सिचुएशन हमने ऑलरेडी इस तरह से देख रखा है, अगर एक इस तरह का मेरे पास में इंक्लाइंड प्लेन है कुछ, ठीक है, और ये मेरे पास में रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ v है इस तरह से, और ये ओमेगा से इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। तो हमारे पास में जो सिचुएशन है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये रोलिंग की कंडीशन है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, इस रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई है ना, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इस तरह से इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग इसको जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिफाइन करेंगे, हाफ इंटू आई सी एम, जो है आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई सी एम को मैं आई लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ये तो सबको पता है किस तरह से लिखते हैं, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये इस हाफ से इस हाफ कैंसिल आउट कर सकते हैं, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम। अब वी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी को ओमेगा आर लिख देते हैं, है ना। तो वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और इस एम से, अच्छा एम कैंसिल आउट अभी नहीं कर सकते यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, और आई की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ गया हमारे पास में एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हमें बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है दिस इज बेसिकली सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाता है, सॉलिड स्फीयर का हम लोग लिखते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर। ये सब चीज रटा होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, ये सब जो बहुत ही बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, रिंग की तरह ये होता है एम आर स्क्वायर, रिंग का कितना हो जाता है ये एम आर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। तो अभी जो हमारे पास में केस है दैट इज सॉलिड सिलेंडर का है एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क का भी इतनी होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कंसिडर ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो एक यूनिफॉर्म वायर इस तरह से है जिसकी मास m दी हुई है और लेंथ l दी हुई है इस तरह से। इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, इसको कैसा किस तरह से बेंट किया गया है, एक सेमी सर्कल में इस तरह से बेंट कर दिया गया, ऐसे उठा के बेंट कर दिया इसको, है ना। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सपोज ये इस पॉइंट से, इस सेंटर C से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो वायर जिसमें बेंट किया गया उस प्लेन से परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इस सेंटर C से पास हो रही है, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं पूछूं कि इसका रेडियस क्या होगा, ये जो सेमी सर्कल जो में बेंट किया गया उसका रेडियस क्या होगा, तो देखो ये जो लेंथ L है, इसी लेंथ को हमने सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो लेंथ L है ये सेमी सर्कल के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, दैट इज पाई इंटू आर। तो R हम लोग यहां से बोल सकते हैं L अपॉन पाई, बहुत ही सिंपल। R इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, L अपॉन पाई। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर हम लोग एक, मेरे पास में एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या हमें पता है, दैट इज एम आर स्क्वायर, सिंपल एम आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर लो, सारे जो एलिमेंट है सबकी दूरी यहां से कितनी है r, सबकी दूरी इस एक्सिस के अबाउट, इस सेंटर एक्सिस के अबाउट सबकी दूरी है दैट इज r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो गया, सारे एलिमेंट को सम कर दो, दैट इज एम आर स्क्वायर, है ना। अब इस रिंग को बेंड, इस रिंग की जगह मैंने क्या ले लिया, इस रिंग की जगह मैंने एक सेमी सर्कल भी ले लिया, इस रिंग की जगह एक सेमी सर्कल भी ले लिया। तो देखो सेमी सर्कल के हर एक एलिमेंट की दूरी, कोई सा भी एलिमेंट कंसिडर कर लो, उसकी दूरी यहां से r ही होने वाली है। तो पूरा का पूरा मास m मास जो है वो r रेडियस पे, इससे दूरी r रेडियस की दूरी पे है, r रेडियस की दूरी पे। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ये चीज समझने की कोशिश करो, है ना। सबकी, सारे एलिमेंट की जो दूरी है वो इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर एक्सिस के अबाउट सबकी जो दूरी है दैट इज r,
तो सिंपल हर एक एलिमेंट का सम कर देंगे, समेशन ऑफ सारे एलिमेंट का जो सम कर दो dm इंटू आर स्क्वायर, सब छोटे छोटे एलिमेंट का सम कर दो dm इंटू रेडियस सबकी जो दूरी है दैट इज आर स्क्वायर, दैट इज सिंपली एम आर स्क्वायर, है ना, दैट इज सिंपली एम आर स्क्वायर। तो ये जो रिंग सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का भी क्योंकि इसकी जो मास है दैट इज m और रेडियस r है ना, तो इसकी मास और रेडियस m है और रेडियस r है, क्योंकि इसकी भी मास m है तो इसकी भी मास m हो जाएगी, है ना, तो एम आर स्क्वायर। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे अबाउट c दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, वेर r is what, r is l upon pi, that is l square upon pi square. This is the moment of inertia about c and that is perpendicular to this plane, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, हम लोग ध्यान से देख सकते हैं सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ मास कैपिटल M हंग्स ऑन अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, एक मासलेस रॉड है, यहां से हम लोग देख सकते हैं मासलेस रॉड है और जिसकी लेंथ L है, यहां से एक मास इस तरह से हैंग किया हुआ है, इस तरह से मास हैंग किया हुआ है, which rotates at a constant angular frequency, constant angular frequency से रोटेट करता है, that means उसकी जो angular frequency ओमेगा that is constant, ओमेगा इसकी constant है, एक constant angular frequency से रोटेट करता है। तो इस तरह का सिचुएशन होगा कुछ, है ना, इस तरह का सिचुएशन है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा समझ सकते हो ये जो मास है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से रोटेट करे और उसकी ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है दैट मींस इसका स्पीड कांस्टेंट है ना। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ओमेगा अगर बोले ओमेगा इज कांस्टेंट तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी वी मतलब वेलोसिटी नहीं, स्पीड इसका कांस्टेंट है, स्पीड हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इज कांस्टेंट ना, कांस्टेंट स्पीड से इस तरह से घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ऐसा समझ लो एक इस तरह से मासलेस रॉड है ना, इसके नीचे एक मास टंगी हुई है और ये कॉन्स्टेंटली इस तरह से कांस्टेंट स्पीड से इस तरह से रोटेट कर रही है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कल, ऐसा समझ सकते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कल है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इस तरह से समझ सकते हो, ये मास कंप्लीट करिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये तुमने पढ़ भी रखा होगा, है ना, इस तरह का सिचुएशन है। ओके, और इसकी जो रेडियस है जिसमें रोटेट करिए दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये जो रेडियस है दिस आर इज कॉन्स्टेंट, आर रेडियस में। एज्यूम दैट द सिस्टम इज इन स्टेडी सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये तो हमने रख लिया। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट पॉइंट A इज LA, A पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है इसके अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज LA विच लाइज इन अ पॉजिटिव जेट डायरेक्शन। ये बात तो सही, देखो अगर हम लोग A पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम की बात करें, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, एंगुलर मोमेंटम अबाउट A, सबसे पहले अबाउट A के अबाउट देखो, है ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो इस तरह का रॉड है हमारे पास में और इस तरह का ये मास है ना, और मैं बोल रहा हूं कि ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, है ना, सिचुएशन समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार सिचुएशन फिर से बना देता हूं, एक इस तरह का हॉरिजॉन्टल सर्कल बना लेते हैं, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के अबाउट ये मास रोटेट कर रहा है ना, और इधर से ये इस तरह से टंगा हुआ है और यहाँ से ये मास यहाँ पर, सपोज ये मास ये है, अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होगी, ये एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये मास इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से सर्कुलर इस डायरेक्शन में ऐसा सपोज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी और इसकी जो रेडियस है दैट इज फिक्स्ड r। ओके, तो ये पॉइंट A पॉइंट के अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम के बारे में सबसे पहले कमेंट करना है, देन हम लोग पॉइंट B में जाएंगे। तो A पॉइंट के अबाउट देखो, A पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट r क्रॉस p हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, p वेक्टर इज माय मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज m इंटू r क्रॉस v। देखो p से मैंने p को m भी लिखा, m कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, दिस इज बेसिकली m इंटू r क्रॉस v। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट r क्रॉस v, r वेक्टर तो कांस्टेंट है हर जगह पे, r वेक्टर इस तरह से r वेक्टर a पॉइंट के अबाउट, है ना, a पॉइंट के अबाउट दीज आर द r वेक्टर्स, और v कैसा है, r और v हमेशा परपेंडिकुलर है किसी भी पॉइंट में। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, मैं इस जहां पर जगह मैंने बना रखा है, इस जगह वेलोसिटी कैसी है, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है,
तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये अंदर की तरफ है, क्रॉस साइन से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो आर क्रॉस वी। यहां पे इस पॉइंट में देखें तो इस पॉइंट में मैं डॉट साइन से निकलूंगा क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ निकल रहा है, आउट ऑफ द प्लेन निकल रहा है यहां से, और इसमें इनसाइड द प्लेन जा रहा है ना। तो आर और वी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये दिस इज सिंपली एम आर वी, दिस इज माई एल वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये जेड एक्सिस के अबाउट डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये जेड कैप डायरेक्शन में होगी, आर क्रॉस बी। क्योंकि आर वेक्टर और वी वेक्टर, आर वेक्टर और वी वेक्टर जो हैं वो दोनों कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। तो आर क्रॉस वी जेड डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो मैं दिखा रहा हूं, शायद मेरा जो राइट हैंड से हम लोग लिखेंगे, हाँ राइट हैंड से बेसिकली हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, बट ये हो सकता है मिरर इमेज में तो वो गलत दिखे। तो आर किसी भी पॉइंट पे देखो ये ऐसा ऐसा मोशन कर रहा है ना, ऐसा ऐसा मोशन कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में देखो तो पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसा ऐसा मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आर क्रॉस वी ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, आर क्रॉस वी ये हमेशा ऊपर की तरफ, ये आर क्रॉस बी हमेशा जेड डायरेक्शन में इसमें आ रहा है, तो जेड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हमेशा जेड कैप डायरेक्शन में है। जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट ए हमेशा जेड कैप डायरेक्शन में, क्योंकि आर और वी दोनों एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है ना। तो जेड डायरेक्शन में जेड कैप के अबाउट इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन जेड कैप हमेशा होगी, जेड कैप इसकी डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की। तो एक तो हमें ये चीज पता चल गया कि एल ए जो एंगुलर मोमेंटम है ए पॉइंट के अबाउट दैट इज कांस्टेंट, है ना, दैट इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना हो गया एम आर वी, एम वी आर जो बोलना चाहो, एम वी आर, और उसकी डायरेक्शन जेड कैप ऑलवेज। अब अगर हम लोग बात करें पॉइंट बी के बारे में, तो यहां से मैं ये आर वेक्टर हटा देता हूं। अब हम लोग पॉइंट बी के अबाउट देखेंगे, सारी चीजें बस पॉइंट बी के अबाउट देखते हैं, है ना। तो पॉइंट बी के अबाउट मतलब ये पॉइंट है मेरे पास में, ये पॉइंट है बी, ठीक है। बी पॉइंट के अबाउट अगर इसकी हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो अब आर क्या हो गया, देखो ये मेरे पास में अब आर वेक्टर हो गया। तो हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर ले लेंगे और एक इधर भी देख लेते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। एक बार मास यहां पर है, पॉइंट नंबर 1 में है, 2 में है, और ये इस तरह से मास बेसिकली इस तरह से रोटेट करिए जेड एक्सिस के अबाउट, है ना। अब एक बार आर अगर ये लिया तो वेलोसिटी वेक्टर देखो, वेलोसिटी वेक्टर इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 पे ये अंदर की डायरेक्शन में है। तो आर क्रॉस वी अगर हम लोग देखें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी जब वो पोजीशन 1 में होगा तब, है ना। पोजीशन ये जो आर है ये बेसिकली यहां पर एल दिया हुआ है, ये एल लेंथ दिया हुआ है ना। तो L1 वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन तो हमने इधर दिखा दी इस डायरेक्शन में ना, जो कि यहां से भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो L1 बेसिकली कितना हो जाएगा m इंटू वी इंटू एल, और इसकी डायरेक्शन L1 वेक्टर से हमने दिखा दी, इसकी डायरेक्शन L1 का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, है ना। उसी तरह से पॉइंट नंबर 2 में देखो, दो पॉइंट हमने लिया। पॉइंट नंबर 2 में ये मेरे पास में एल वेक्टर ये हो गया जो कि आर वेक्टर है, एम वी आर जो लिखते हैं उसमें आर एल वेक्टर है, और इसकी जो डायरेक्शन है ये बाहर निकलती हुई डायरेक्शन है। अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये यहां से ये बाहर निकलता हुआ डायरेक्शन आएगा इसमें, है ना। तो एम वी अगर हम लोग आर क्रॉस वी करें, आर क्रॉस राइट हैंड रूल से आर क्रॉस वी करें तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ये डायरेक्शन होगा। तो L2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू वी इंटू एल, मैग्नीट्यूड तो यही होगा बट इसकी डायरेक्शन देखो L2 की किस डायरेक्शन में आ गए, L2 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया अभी। तो ये बेसिकली किस तरह से घूम रहा है बताओ, ये जो अगर नीचे में एक मास टंगा हुआ है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो खुद ही इस तरह से, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इस तरह से रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो खुद ही इस तरह से ऊपर में इस तरह से रोटेट कर रहा है बेसिकली। तो ये है इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, इस तरह से ये रोटेट करेगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ये खुद इस तरह से रोटेट कर रहा है इसमें। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो LA है, LA तो हमने देखा दैट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ये दोनों तरह से कांस्टेंट है। बट LB जो है अबाउट पॉइंट B, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है दैट इज MVL, बट इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन हर समय इस तरह से देखो चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा है इसमें,
एल ए कॉन्स्टेंट है, बोथ इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ कॉर्ड इज बाउंड राउंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस आर। एक व्हील दिया हुआ है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, उसमें एक कॉर्ड, एक रस्सी इस तरह से बंधी हुई है। द एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कुछ इस तरह का व्हील होगा हमारे पास में, इस तरह का व्हील है और इसकी एक्सिस जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां दी हुई है, तो ये हम लोग बोल देते हैं दिस इज द एक्सिस ऑफ द व्हील, है ना। और व्हील की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर रेडियस की दी हुई। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज आई। इस एक्सिस के अबाउट इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आई। ओके, अ वेट mg इज अटैच्ड टू द कॉर्ड एट द एंड। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्ड बना लेते हैं। तो इसमें इस तरह से कॉर्ड इस तरह से लपेटी हुई है ना, रस्सी इस तरह से लपेटी हुई है और इस तरह से एक एंड में एक वेट इस तरह से लटका हुआ है mg, है ना, मतलब m मास लटका हुआ है तो mg इस तरह से वेट हम लोग बोल सकते हैं। द वेट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट, दैट मीन्स ये जो वेट है ये नीचे की तरफ गिरता है रेस्ट से। तो इनिशियली इसकी क्या कंडीशन रहती है, v = 0 है और ये नीचे की तरफ टपकता है, नीचे टपकता है मतलब ये घूमता हुआ, ये जो कॉर्ड है ये घूमता हुआ, रोल करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है, रस्सी खुलती है और ये मास नीचे कुछ h हाइट तक आ जाता है, h हाइट तक, है ना। आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h, द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर देखो पूछा गया स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है इस पॉइंट पे, है ना। तो इस पॉइंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, दैट मीन्स वेलोसिटी यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी समथिंग होगी। तो इसकी कुछ वेलोसिटी है इस m मास की, तो इसके पास कुछ ओमेगा आया होगा, इसके पास कुछ ओमेगा होगी, है ना। रस्सी, क्योंकि ये इस व्हील के ऊपर रस्सी लपेटी हुई है, तो अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ रही है दैट मींस व्हील भी रोटेट कर रही है ना, व्हील भी रोटेट कर रही है। इनिशियली ये रेस्ट से छोड़ा गया था, है ना, व्हील भी रेस्ट पे था और ये मास या फिर जो वेट है दैट वाज एट रेस्ट। अब जैसे ही छोड़ा तो रस्सी खुलने लग गई तो ये रोटेशन में आने लगा, व्हील रोटेशन में आने लगा और ये जो मास है, ये जो वेट जो भी बोलो, ये वेट भी नीचे की तरफ बढ़ने लगा, कुछ वेलोसिटी है इसके पास सपोज v वेलोसिटी है। ठीक है, अब रस्सी अगर खुल रही है ना, तो स्लिपिंग नहीं है, हम लोग ऐसा कंडीशन लेके चलेंगे कि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो हमारे पास एक कंडीशन यहां पर आएगी इस पॉइंट में v = ओमेगा r, v = ओमेगा r हमारे पास में कंडीशन है। अगर रस्सी स्लिप नहीं हो रही है, और हम लोग ऐसा लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान के चलेंगे रस्सी स्लिप नहीं हो रही है, वो व्हील को रोटेट करती हुई नीचे की तरफ इस तरह से खुल रही है, उसके ऊपर स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, देयर इज नो स्लिपिंग। तो v = ओमेगा r हम लोग यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखो, अगर मैंने अपना सिस्टम, देखो एक मैं सिस्टम चूज कर रहा हूं, अगर मैंने अपना सिस्टम चूज किया कौन सा, व्हील प्लस वेट को मैंने अपना अगर सिस्टम चूज किया, तो इस व्हील प्लस वेट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो mg फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो जो भी mg का वर्क डन होगा, है ना, वो इसकी एनर्जी को चेंज कर रहा होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा होगा। तो mg का वर्क डन कितना हुआ, h हाइट तक, इस मास को यहां से उठा के यहां लाने में mg का वर्क डन mgh हुआ, और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, क्योंकि व्हील भी रोटेट नहीं कर रही है और ये मास भी जीरो वेलोसिटी में रेस्ट से छोड़ा गया है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बस हमें लिखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस केस में आएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो मास है इसकी वेलोसिटी h हाइट के बाद v है सपोज, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज हाफ mv²। ये तो वेट, जो हम लोग वेट कंसीडर किया था उसकी काइनेटिक एनर्जी है। व्हील की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, और व्हील की काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो वेट है उसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, और जो व्हील है उसके पास सिर्फ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई, हमें निकालना है ओमेगा स्क्वायर। तो यहां जो v स्क्वायर है, यहां पर जो v स्क्वायर है, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो mgh दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस हाफ इंटू i इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहां से ओमेगा के लिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स 2mgh डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस r mr स्क्वायर आ जाएगा ना, mr स्क्वायर प्लस 2 तो उधर चला गया, आई mr स्क्वायर प्लस आई, 2mgh अपॉन आई प्लस mr स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है 2mgh अपॉन आई प्लस mr स्क्वायर। दो ऑप्शन यहाँ पर हमने सेम मैंने ले रखा है, कुछ गलती हो गई होगी, चलो ठीक है।
यहाँ से हम लोग बी मान लेते हैं, कुछ यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन रहा होगा, मैंने दोनों सेम ऑप्शन लिख दिया यहाँ पर। 2mgh अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर आ जाता है। बी और सी मैंने सेम ऑप्शन लिख दिया, कुछ इसमें चेंजेस होंगे, बट समझ तो गए ना हम लोग, ये ओमेगा की वैल्यू आएगी, तो इसमें से जो भी करेक्ट है देख लेना। दोनों सेम ऑप्शन गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 2mgh अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर प्लस आई। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर, तो 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर हमारे पास में है, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस a। तो सबका मास दिया हुआ है, यहाँ पर m मास दिया हुआ है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m दिया हुआ है, इसका भी मास m दिया हुआ है, और सबकी जो रेडियस है, सबकी रेडियस दैट इज a, सबकी रेडियस a दी हुई है, आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स ऑन द 4 कॉर्नर, सबका जो सेंटर है वो इस तरह से कॉर्नर में लाई कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कॉर्नर में लाई कर रहा है ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड बी, और ये किसके कॉर्नर में लाई कर रहा है, एक स्क्वायर ऑफ साइड बी, एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ बी दी हुई है ना, साइड लेंथ बी दी हुई है, इस तरह का एक स्क्वायर के कॉर्नर में ये सॉलिड स्फीयर लाई कर रहा है, सारे सॉलिड स्फीयर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर, तो कोई भी एक साइड ले लो, कोई भी एक साइड ले लो स्क्वायर का, कोई भी एक साइड ले लो, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, तो इसी प्लेन में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से लाई कर रहा है ना। तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको मार्किंग कर लेते हैं। सपोज ये मेरा नंबर 1 है, दिस इज माई नंबर 1, दिस इज 2, नंबर 3 और नंबर 4, इस तरह से। तो मैं बोल सकता हूं ना कि आई, जो नेट आई है मेरे पास में, आई that is basically I1 moment of inertia about this axis, I axis बोल देते हैं, चलो I about axis is basically I of sphere 1, solid sphere 1 plus I2 plus I3 plus I4। अब एक एक करके देखते हैं। I1 में क्या लिख सकता हूं, वन वाले का देखो, इसका जो रेडियस है दैट इज A, तो इसका जो रेडियस है A है, तो इसके इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके थ्रू पास हो रहा है, ये जो एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये हमें पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2/5 ma स्क्वायर, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। सॉलिड स्फीयर में अगर इस तरह से एक एक्सिस इस तरह से उसके बीचों बीच पार होती है, तो उसका उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ma स्क्वायर होता है। तो पहले का तो ऐसे ही लिख लिया हमने। दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, हम लोगों को दूसरे वाले के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट, मैं जो अभी डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, उस एक्सिस के अबाउट दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 2/5 ma स्क्वायर। अब इसको पैरेलली हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, पैरेलली कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, b, तो mb स्क्वायर। इसी तरह से तो लिखते हैं हम लोग, है ना जी। इस एक्सिस के अबाउट लिख लिया, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्सिस के अबाउट 2/5 ma स्क्वायर, प्लस पैरेलली कितना शिफ्ट किया, b शिफ्ट किया, तो mb स्क्वायर। उसी तरह से तीसरे नंबर वाले को देखो, बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसा दूसरे वाले का है ना। तो उसमें क्या लिखेंगे, तीसरे वाले के लिए 2/5 ma स्क्वायर प्लस इसके अबाउट प्लस b, इधर से यहां b शिफ्ट किया, तो mb स्क्वायर, पैरेलली शिफ्ट किया mb स्क्वायर प्लस I4। देखो चौथे वाले का क्या लिखेंगे, सेम एज पहले वाले का, तो वो कितना हो जाएगा, उसके एक्सिस से ही पास हो रहा है, ठीक है। तो 2/5 ma स्क्वायर। अब इसको जोड़ दें हम लोग, तो 2/5 ma स्क्वायर देखो कितनी बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है 2/5 ma स्क्वायर, 4 इंटू 2 दैट इज 8/5 ma स्क्वायर, प्लस mb स्क्वायर 2 बार आया है, तो 2mb स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से दिस इज माई आई एक्सिस, और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड मास m रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ v0। तो इस तरह से एक हमारे पास में स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, और इसकी जो मास है दैट इज m, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी दी हुई है दैट इज v0, इस तरह से, और ये रोल कर रहा है, दिस इज रोलिंग, है ना। रोलिंग दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसके पास कुछ ओमेगा भी होगी, है ना, और ये ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बराबर हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं ना, v0 इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, रोल हो रही है तो v0 इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। तो ये रिलेशन तो हमारे पास में रोलिंग से आ गई, जो रोल बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब क्या होता है, इट इनकाउंटर्स एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा।
तो इस एंगल पे एक इंक्लाइन प्लेन से इसकी इनकाउंटर होती है और ये क्लाइम्स अपवर्ड, ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, ये ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ये ऊपर चढ़ता है। Assuming that it rolls without slipping, how far up the sphere will travel? How far up the sphere will travel? ठीक है, ये कितनी दूरी चलता है? ये सपोज s दूरी चलता है, तो ये s क्या है? ये कितनी दूरी चल रहा है ना? ये कितनी दूरी चल रहा है? तो सपोज हम लोग बोलते हैं कि s दूरी चल रहा है, सपोज ये h हाइट ऊपर चढ़ा, h हाइट ऊपर चढ़ा। तो अगर मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहूं, एनर्जी हम लोग कंजर्वेशन लगा सकते हैं, रोलिंग का कंडीशन है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है फ्रिक्शन में, तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाएंगे यहां से, एनर्जी कंजर्वेशन है ना, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इनिशियल जो भी मैकेनिकल एनर्जी है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो हम लोग इसको अपना जीरो पोटेंशियल का रेफरेंस लेंगे। ये जो है, ये जो प्लेन है, इसको हम लोग जीरो पोटेंशियल लेते हैं, है ना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेते हैं। एक हम लोग को रेफरेंस लेना पड़ता है ना इस तरह से। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेते हुए इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, मैं ऐसा लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो पोटेंशियल पे है ये, तो जीरो लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या क्या है देखो, इनिशियली ये घूम भी रहा है और इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है। तो रोटेशन की वजह से हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन के लिए हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एच हाइट ऊपर तक गया, ये एच हाइट ऊपर तक, तो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी ऊपर तक चढ़ता है, तो चढ़ते 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 जहां मैक्सिमम जाके वहां रुक जाए उतनी ऊपर तक ये चढ़ा, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी चढ़ के रुक गया जहां पे, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहीं तो जाके ये जीरो हो गया, तब उससे ऊपर वो फिर चढ़ नहीं पाएगा, है ना, तो वो जीरो है। बस अब यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं हाफ इंटू आई स्फीयर, दैट मीन सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग आई क्या लिखेंगे, 2/5 एम आर स्क्वायर, आर क्या है इसका, ए, एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट बाई ए, तो वी नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहां से, प्लस ये रिलेशन रोलिंग वाला रिलेशन से मैंने लिखा है ये, प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अभी m से मैं m कैंसिल आउट कर देता हूं, और ये देखो a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हाफ है ना, इसका दोनों हाफ लेके इधर 2gh ले जाओ, तो ये बन गया मेरे पास में 2/5 वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh, ये लिख सकते हैं। दिस बिकम्स 7/5 वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh, और यहां से हम लोग h के लिए सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 7/10 वी नॉट स्क्वायर इन डिवाइडेड बाई जी, है ना, 10/g, 7/10 जी वी नॉट स्क्वायर, दिस इज h। अब बेसिकली हम लोग को यहां से क्या निकालना था, s निकालना था, s ये कितनी हाइट ऊपर चढ़ा, मतलब इधर से, है ना, तो s हाइट, ये तो h तो इसकी इस तरह की हाइट होगी ना। ये आप देखो क्या पूछा गया है, हाउ फार अप द स्फीयर विल ट्रेवल, कितना ऊपर चढ़ा ये, तो s चढ़ा, h नहीं चढ़ा, h तो इसकी हाइट हो गई, लेकिन कितना चढ़ा ये, कितना चढ़ा, तो s चला ये ना, s चला ना, तो s हमें यहां कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहां से देखो s का साइन थीटा कंपोनेंट मेरे पास h है, तो ये ध्यान रखना है इसमें पूछा क्या गया है, h तो ये इसकी हाइट हुई, लेकिन कितना चला ये पूछा, कितना हाउ फार अप द स्फीयर विल ट्रेवल, कितना ऊपर ट्रेवल किया इसने, कितना ये चला, तो s साइन थीटा दैट इज h, s ये चला है, बेसिकली हमें s निकालना है, दैट इज h अपॉन साइन थीटा। तो जो भी मेरे पास में h आया है ना, वो ये है, ये आया हुआ है 7/10g वी नॉट स्क्वायर, और एक साइन थीटा नीचे मुझे इस तरह से लगाना पड़ेगा, तो ये मेरे पास में s की वैल्यू आ गई 7/10g साइन थीटा वी नॉट स्क्वायर। ये जो करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है दैट इज 10g साइन थीटा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में आज का आखिरी सवाल है, इसमें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर रिपोर्टेड एज I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर बोला गया है, तो ये अगर रिंग है मेरे पास में,
तो इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, डायमीटर के अबाउट, इस तरह से, है ना। तो अगर हम लोग एक काम करें, मैं इस तरह से एक्सिस बनाता हूँ, ये अगर मेरे पास में रिंग है आर रेडियस की, तो अगर मैं इस तरह की एक्सिस बनाता हूँ जो कि इसके परपेंडिकुलर है ना, इसके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और इसको मैं जेड एक्सिस बोलता हूँ, इसको मैं सपोज एक्स एक्सिस बोलता हूँ और वाई एक्सिस बोलता हूँ, और ये रिंग जो है वो एक्स वाई एक्सिस में रखी हुई है, इस तरह से एक्स वाई एक्सिस में। तो हम लोग जो पढ़ा है, हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता है आई जेड एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस है ना, उसके अबाउट इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये एम मास है और आर रेडियस है, दैट इज एम आर स्क्वायर, है ना। बट यहां पर क्या पूछा गया है, डायमीटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट, दैट मीन्स ये जो एक्सिस है ये डायमीटर है, तो सपोज ये हमारे पास में डायमीटर है, इस तरह की डायमीटर है। तो इसमें हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग लगाएंगे इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर देखो आई एक्स प्लस आई वाई दैट इज इक्वल टू आई जेड, हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से, है ना। अब आई एक्स और आई वाई में इस तरह से मैं पूरा डायमीटर इस तरह से लेता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि आई एक्स और आई वाई बराबर है इस केस में, रिंग है, सिमेट्रिक है, हर तरह से सिमेट्री है ना। आई एक्स और आई वाई हम लोग लेंगे कहीं इसी प्लेन में, तो दोनों पे रिंग में सिमेट्री हमको दिखेगी, हर तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको अगर हम लोग दोनों को आई बोल दें, मतलब आई एक्स और आई वाई को हम आई बोल दें, तो 2i दैट इज इक्वल टू आई जेड दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है। तो बेसिकली आई है हमारे पास में एम आर स्क्वायर बाई 2, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, और एक्स और वाई जो है इसके डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है, इस तरह से डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस है ना। तो डायमीटर के थ्रू किसी भी कोई भी डायमीटर ले लो, सब तो सिमेट्री है उसमें, तो उसके अबाउट रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको एम आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, ये भी हमें पता है, दिस इज ऑल्सो एम आर स्क्वायर बाई 2। लास्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.4 एम आर स्क्वायर, है ना, 0.4 एम आर स्क्वायर। तो देखो I4 सबसे छोटा है और I1 I2 I3 बराबर है, तो ये एक ही कंडीशन हमें फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, दैट इज 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 3। तो होप ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है बेसिकली, वहां 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग ये सब सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक एक लाइक काफी कंट्रीब्यूट करता है एक छोटे चैनल के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह के कंटेंट हम लोग डिलीवर करते जाएंगे। हमारा जेई मेंस का इस तरह का पूरा सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज, जेई एडवांस का भी मैंने पूरा बना रखा है और मैं उसको अपडेट करता रहूंगा। इसके अलावा क्लास 12th का वन शॉट, एनसीईआरटी का वन शॉट सीरीज का भी पूरा का पूरा इस तरह से हमने चलाया हुआ है, उसमें वन शॉट सीरीज हर एक चैप्टर वाइज वन शॉट में सारा चैप्टर कंप्लीट किया है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलो इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।